जय हिंद बच्चों। आज हम फिज़िक्स क्लास 11th का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण भी कहा जाता है। बच्चों, जैसा आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा, स्पेशली नाइट में जब अपना क्लियर स्काई होता है, तो जब भी हम क्लियर स्काई में देखते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे स्टार्स, मून और भी बहुत सारी बॉडीज़ दिखती हैं। इनमें स्टार्स जो होते हैं वो कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं या कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो खुद का प्रकाश देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लैनेट्स दिखते हैं अपन को, कुछ ऐसे ग्रह दिखते हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसी को आज हम स्टडी करेंगे। जब आपने देखा होगा क्लियर स्काई में बहुत सारे स्टार्स एक कॉम्बिनेशन में रहते हैं, ऐसे स्टार्स के कॉम्बिनेशन को हम तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। इन तारामंडलों में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, कभी कभी इनका शेप कुछ ऐसी चीज़ों के शेप की तरह दिखता है जो हमने यूज़ करी हुई हैं या देखी हुई हैं। जैसे कभी हमें वो टूल की तरह दिखेगा, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम तारों या प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, इस ब्रांच को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसे हिंदी में खगोल विज्ञान भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य शुरू से ही बहुत जिज्ञासु रहा है, और ये नेचुरल फिनोमिना जैसे सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दिन होना, रात होना, मौसम का बदलना, ये सब के पीछे कारण क्या है, इसको जानने की इच्छा मनुष्य में बहुत प्रारंभ से ही रही है। एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहला योगदान हम टॉलेमी का मानते हैं। टॉलेमी एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एल्गेमिस्ट। इन्होंने अपनी इस किताब में हमें बताया था कि पृथ्वी जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, और सारे स्टार्स और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। इस थ्योरी को हमने जियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जाना था। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, और भी साइंटिस्ट आए, इन्होंने उसके ऊपर और भी रिसर्च किया। अब जो अगले साइंटिस्ट आए, इनका नाम था निकोला कोपरनिकस। ये एक पॉलिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो सन है वो यूनिवर्स का सेंटर है, और सारे प्लैनेट्स के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने इस ऑब्जर्वेशन से बताया कि जो पुरानी थ्योरी थी उसमें कुछ फ्लॉज थे, और इस थ्योरी का इन्होंने नाम दिया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी का सपोर्ट कुछ सालों बाद एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने भी किया। इसी क्रम में साल बीतते गए और नए नए साइंटिस्ट अपने ऑब्जर्वेशन बताते रहे। इसके बाद हम जिस साइंटिस्ट की बात करेंगे वो थे केपलर, जोहान्स केपलर। इन्होंने ऑर्बिटल मोशन के 3 लॉज दिए, जिन्हें हम केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ और केपलर्स थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स फर्स्ट लॉ में केपलर ने कहा था कि सन जो है वो एक पॉइंट पर फिक्स होता है, और अर्थ उसके आसपास और बाकी के प्लैनेट भी सभी उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो जो रिवॉल्यूशन हो रहा है वो सर्कुलर ना होके एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पर होता है। अब बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? तो हम इसको समझते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट को बनाने के लिए हम एक प्लेन शीट लेंगे। उस प्लेन शीट में हम किसी भी 2 पॉइंट्स पर 2 थंब पिन लगाएंगे, और उनसे हम एक थ्रेड को कनेक्ट करेंगे, और उस थ्रेड में हम एक रिंग के थ्रू एक पेंसिल से उसको कनेक्ट करेंगे। और जब हम उस पेंसिल को चारों ओर घुमाएंगे तो आप देखेंगे एक शेप आपको बना हुआ दिखेगा। इस शेप को हम कहते हैं इलिप्स। इसमें 2 एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक्सिस, दूसरी माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है, दीर्घ अक्ष, और दूसरा माइनर एक्सिस जो होगा लघु अक्ष। जो मेजर एक्सिस होती है वो दोनों फोकसेस से पास होती है, और जो माइनर एक्सिस होती है वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो केपलर का नियम फिर से एक बार हम बोलते हैं। केपलर के अनुसार
सूर्य किसी एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि फोकस होता है इलिप्स का, उस पर रखा होता है और सारे प्लैनेट्स उसके ऑर्बिट पर मोशन कर रहे होते हैं, इसलिए इस लॉ का नाम लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी कहा जाता है। कैप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स ने अपने सेकेंड लॉ में बताया था कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है तो सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन इक्वल एरिया स्वेप्ट करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब हम कह सकते हैं एक समान समय अंतराल में वो समान क्षेत्रफल को तय करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक बराबर टाइम डेल टी में एक प्लैनेट जो एरिया स्वेप्ट करता है वो होगा ASB, और वही टाइम में सेम प्लैनेट जो एरिया स्वेप्ट करता है वो होता है CSD। तो हम देखते हैं समान समय अंतराल में उस प्लैनेट ने सेम एरिया स्वेप्ट किया है। क्योंकि ये इसमें हम एरिया की बात करते हैं इसलिए हम इसे लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड परिक्रमा करता है तो उस प्लैनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यह है अपना कैप्लर का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम कैप्लर के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर हमने एक प्लैनेट लिया, माना हमने वो प्लैनेट इनिशियली A पॉइंट पर था और कुछ टाइम डेल टी के बाद उसकी पोजीशन B हो गई। जो टाइम लगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इनिशियली उसका एंगल जो था वो एंगल थीटा था और डेल टी टाइम के बाद जो उसने एंगल ट्रेस किया वो हमने लिखा डेल थीटा, और O से A तक की पोजीशन बताने के लिए हमने एक पोजीशन वेक्टर लिया जो है R वेक्टर। AB का जो पोजीशन चेंज हो रहा है उसे हमने लिखा डेल R वेक्टर। क्योंकि हमने पढ़ा कैप्लर सेकंड लॉ में एरिया स्वेप्ट जो प्लैनेट करता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है अपन इसका एरिया निकालेंगे। अगर आप इसको देखें तो ये आपको एक ट्राइंगल की तरह दिखता है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस की जगह अगर हम ये पोजीशन वेक्टर R वेक्टर रखें तो ये होगा R वेक्टर क्रॉस हाइट। यहाँ पर हाइट अगर इस वेक्टर के लिए देखें तो इसमें हाइट का काम कौन करेगा, AB वेक्टर करेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा यहाँ पे ये हाइट की तरह काम कैसे करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कंसिडरेशन में बताया था कि हम डेल टी टाइम बहुत छोटे टाइम इंटरवल में इस एरिया को स्वेप्ट कर रहे हैं, तो ये जो AB होगा ये भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है इसलिए ये अपन मानेंगे कि ये इस रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। अब इस AB की वैल्यू हम निकालेंगे R वेक्टर क्रॉस डेल R वेक्टर। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल A वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 R वेक्टर क्रॉस डेल R वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट इस ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम इस प्लैनेट की वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट जो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डेल R है इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को डेल R रखा, और टाइम यहाँ पर है डेल T इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डेल T रखा। वेलोसिटी को हम V वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से V वेक्टर इक्वल्स टू डेल R अपॉन T आया। जब हम इस डेल T को ट्रांसपोज करेंगे राइट टू लेफ्ट तो ये होगा V वेक्टर इंटू डेल T इक्वल्स टू डेल R वेक्टर। इस डेल R की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर डेल A इक्वल्स टू 1/2 इंटू R वेक्टर क्रॉस डेल R की जगह जैसा मैंने आपको बताया V वेक्टर डेल T को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम इस डेल T को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने पर डेल A वेक्टर इक्वल्स टू 1/2
आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डेल टी। इतना करने के बाद हम इस समीकरण में m का मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो m है वो इस प्लैनेट का मास है। ऐसा करने पर डेल a इक्वल्स टू 1/2 r वेक्टर क्रॉस m v वेक्टर डेल t। इस m का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने और इस m का मल्टीप्लाई हम इसके डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो ये इस तरह बन जाएगा। अब हमने पढ़ा हुआ है m इंटू वी। m इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम, जिसे हम हिंदी में संवेग भी कहते हैं। अब हम इस एम वी की जगह p को पुट कर देंगे, तो ये होगा डेल a वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 r वेक्टर क्रॉस p इंटू डेल टी अपॉन m। अब हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है r क्रॉस p, मतलब रेडियस क्रॉस मोमेंटम जो होता है एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम r क्रॉस p की जगह एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग L लिख सकते हैं। ऐसा करने पर हमें मिलेगा डेल a वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 L वेक्टर डॉट डेल टी बाय m। अगर हम यहाँ पे डेल टी को राइट टू लेफ्ट ट्रांसपोज करते हैं तो हमें मिलेगा डेल a बाय डेल टी इक्वल्स टू 1/2 m L वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट is directly proportional to angular momentum because here 1/2m is constant। जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पे 1/2m एक नियतांक है, तो हम कह सकते हैं डेल a अपॉन डेल टी एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि हर एक प्लैनेट एक बराबर टाइम इंटरवल में बराबर एरिया स्वेप्ट करेगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल a वेक्टर अपॉन डेल t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम L। दैट इज द प्रूफ ऑफ कैप्लर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को आप समझने के लिए एक लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, जिस लॉ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये लॉ एक बहुत नेचुरल फिनोमेना से हमें मिला है। आप समझ गए होंगे, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। एक बार न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ पर से एक फल आके नीचे गिरा। तब न्यूटन को एक आइडिया आया कि ये जो फल है ये गिरने के बाद जब ये पेड़ से निकला तो पेड़ से निकलने के बाद ये नीचे गिरा, मतलब अर्थ ने एक फोर्स लगा के उस फल को ऊपर से नीचे गिराया। इन्होंने ये अनुमान लगाया कि अर्थ उस फल को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह ब्रह्मांड में हर एक प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट पर एक फोर्स लगा रहा है। इन्होंने इस छोटे से इंसिडेंट को इतने बड़े फिनोमेना से लिंक किया और इन्होंने इस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी अपन लोगों को बताई। न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशनल लॉ में बताया कि जो ऑब्जेक्ट्स का मास जितना ज़्यादा होता है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ज़्यादा लगता है। तो इन्होंने बताया जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा दो हेवनली बॉडीज़ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के। और एक और ऑब्जर्वेशन से इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होंगे फोर्स उतना ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्होंने ये दो ऑब्जर्वेशंस दिए। अब इन दो ऑब्जर्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलेगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल्स टू में कन्वर्ट करते हैं हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है जो होगा F इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे g जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कह सकते हैं।
अब क्योंकि यहाँ पे अपन फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये फोर्स है तो इसकी यूनिट होगी F इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। अब हम बात करेंगे g की वैल्यू की। g की वैल्यू क्या होगी? तो g की वैल्यू हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से निकाला और इसकी वैल्यू जो निकली वो थी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी यूनिट निकली। यहाँ पे हम g की वैल्यू निकालेंगे तो g की वैल्यू हमने जब अलग अलग ऑब्जर्वेशन से निकाली तो g की वैल्यू निकली 6.67 न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूटन मीटर केजी, ये ऐसा ही सिस्टम की बात कर रहे हैं। जब हम g की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में निकालते हैं तो g की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में होगी 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। जैसा कि हमने पढ़ा था जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। जैसा कि हमें मालूम है F इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ से g की वैल्यू निकालें तो g की वैल्यू होगी F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m इंटू एम इक्वल्स टू g। अब क्योंकि हमें g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो g के डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए अपन लोग को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है m/l(t-2)। इसके बाद r यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0l2t0। इसके बाद मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m2l0t0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे m टू द पावर 1, m टू द पावर 0 और नीचे है m टू द पावर 2। तो इसको सॉल्व करने पर आप देखेंगे m टू द पावर -1, यहाँ पर पावर होगी +1 और ये नीचे से अगर पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में होगी, तो +1 - 1 इज -1। यहाँ पे l की पावर 1, यहाँ पे l का पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा l की पावर 3। टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे टाइम की पावर यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो t टू द पावर -2। तो ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट का। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू सेम होती है। अब हम इसके बेसिस पे एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सेम मास है 100 kg और इनके बीच की दूरी जो है वो है 1 मीटर। अब हमें बताना है कि ये दो मासेस एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, जो हम निकालेंगे न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से, जो होता है F इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर g की वैल्यू अपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी 6.67 इंटू 10⁻11। m जो मास है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, इसको रहेंगे 100। अगला मास वापस 100 kg, तो 100 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस 1 मीटर है तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ आंसर इस तरह बने होगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁴, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 इंटू 100 इज 10⁴ और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे अपन हम लोग सिर्फ 1 पुट कर देंगे। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 6.67 इंटू 10 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, -11 + 4 इज -7 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं इन दोनों मासेस ने एक दूसरे के ऊपर 6.67 इंटू 10⁻7 न्यूटन फोर्स लगाया। अब हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वेक्टर फॉर्म में जब हम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पर एक सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने माना इस सिस्टम में m1 एक मास है जो पॉइंट ऊपर रखा है और m2 एक मास है जो पॉइंट P पर रखा है। m2 की पोजीशन ओरिजिन से जो शो करता है वो है r वेक्टर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन m2 ड्यू टू m1। m2 पे लगने वाला फोर्स m1 के कारण।
क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे अपन निकालेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे F21 वेक्टर इक्वल्स टू G मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय न्यूटन्स लॉ, m1 m2 डिस्टेंस बिटवीन दैम विच इज r²। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म की, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ r जो होगा r कैप। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और m2 पर लगने वाला जो फोर्स होगा m1 के कारण वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो p से o की तरफ होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस साइन। इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम m1 पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे m2 के कारण। यहाँ पर F12 इक्वल्स टू G m1 m2 क्योंकि मासेस यहाँ पर सेम है, डिस्टेंस क्योंकि डिस्टेंस भी यहाँ पर सेम है इसलिए डिस्टेंस भी r²। यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो होगा वो होगा r कैप। अब क्योंकि यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो r कैप की डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम लेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ से जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब हम डेरिवेशन करते हैं कैपलर्स के थर्ड लॉ का, जो है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यहाँ पे t जो है वो टाइम पीरियड है और r क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ। तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो प्लैनेट है उसका मास है स्मॉल m और जो मास सन का है वो है कैपिटल M। अब जैसा कि न्यूटन ने अपन को बताया, जब भी कभी दो हेवनली बॉडीज आसपास रखी होती हैं तो उन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ F इक्वल्स टू G m अपॉन r²। अगर r हम सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस रखें तो F इक्वल्स टू होगा G m अपॉन r²। और क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो वहाँ पर एक फोर्स की ज़रूरत ज़रूर होगी। जब भी कभी कोई चीज़ रिवॉल्यूशन करती है तो वहाँ पर एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसे अपन कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स को अब अपन कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन प्लैनेट Fc इक्वल्स टू mv² अपॉन r। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट जो होगी वो इक्वेशन सेकंड के इक्विवेलेंट होगी। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो mv² अपॉन r इक्विवेलेंट होगा gm अपॉन r² के। यहाँ पर स्मॉल लेटर m और स्मॉल लेटर m एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जाएगी वो होगी v² बाय r इक्वल्स टू gm अपॉन r²। यहाँ स्क्वायर से हम इस r को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो v² की फाइनली वैल्यू जो अपनी आएगी वो होगी gm अपॉन r। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम रिलेशन यूज़ करेंगे v और ओमेगा का। तो हमने पढ़ा हुआ है रोटेशनल मोशन में v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम ओमेगा की जगह 2π/t भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरा सर्कल को ट्रेस करने में जो एंगल होता है वो होता है 2π और टाइम हो गया t। तो v इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2π/t इंटू r। अब इस v की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। v की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब हम इसका इंडिविजुअल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 4π² r होल स्क्वायर वुड बिकम r² इक्वल्स टू gm अपॉन r।
यहाँ पे हम r की वैल्यूज़ को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं और t की वैल्यूज़ को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। ऐसा करने पर हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब इक्वल्स टू gm t स्क्वायर। फिर से हम यहाँ पे gm को ट्रांसपोज करते हैं, तो gm को ट्रांसपोज करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm r क्यूब इक्वल्स टू टी स्क्वायर। जब आप r क्यूब के साथ जो वैल्यूज़ हैं इनको देखें तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू है 4 जो एक कांस्टेंट है, पाई वो भी एक कांस्टेंट है, g वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और मास ऑफ स्टार और सन जो कि एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम इन पूरे कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट एज्यूम कर देते हैं b। ऐसा करने पर हमें मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू बी आर क्यूब, और इसको हम कह सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दैट इज द प्रूफ ऑफ कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स थर्ड लॉ को पढ़ने के बाद अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? आपने देखा अर्थ के सरफेस पे जब हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अर्थ उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है जिससे वो ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाता, और अगर हम किसी भी सोर्सेज से उसको ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ से रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आ जाता है। क्योंकि ये ग्रेविटी अर्थ लगा रही है इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझ सकें। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें आपको मून का मास दिया गया हुआ है जो है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस आपको दी हुई है 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर, और हमें बोला गया है आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालिए। तो अगर हमें ये सब डाटा मालूम है तो हम नॉर्मल रिलेशन यूज़ करेंगे g और g का, जो होता है g इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल लेटर g की वैल्यू हमें निकालनी है, कैपिटल लेटर g की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो होगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m, जो मास ऑफ मून है जो होगा 7.4 इंटू 10⁻22 kg अपॉन रेडियस का स्क्वायर जो होगा 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। जब आप इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर आएगा 1.61 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है मून की ग्रेविटी की। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जब हम मून पर जाते हैं तो मून पर ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अब हम निकालेंगे इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब स्मॉल लेटर g और कैपिटल लेटर g में अब हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। हम एज्यूम करते हैं कि एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे कहीं पर रखी हुई है। उस बॉडी का मास हमने एज्यूम किया स्मॉल लेटर m, और अर्थ का पूरा मास मैंने एज्यूम किया कैपिटल M। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इस छोटे ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स जो हमें न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से मालूम है। तो बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो r होगा, इसलिए हम लेंगे यहाँ पे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि हमें मालूम है अर्थ के सरफेस पर अर्थ एक फोर्स लगाती है, सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकालते हैं। सो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू m इंटू जी। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं इसलिए हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड m g इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से हम स्मॉल लेटर m से स्मॉल लेटर m को कैंसिल करेंगे तो g जो होगा वो होगा g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप इस रिलेशन को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि ये रिलेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जितने टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए हैं उन्हें अच्छे से याद कीजिए, उनका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। थैंक यू।